नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। हमारे देश की राजनीति, बौद्धिक वर्ग, एक्टिविज़म, मीडिया, इसके क्षेत्र में हम सब लोग बात को बतंगड़ बनाने, वितंडा खड़ा करने, जो है नहीं उसको बना देने, मतलब जो है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको भी अस्तित्व साबित कर देने में हम भारत के लोग माहिर हैं। और इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के एक भाषण पर, जिसका विषय कुछ और था, और उसको जिस ढंग से कांग्रेस से लेके बाकी पार्टियों ने कि बस मोहन भागवत जी ने तो अब कह दिया 75 साल में रिटायर हो जाओ, प्रधान सेवक के लिए तो आदेश आ गया, 75 साल के बाद करना नहीं है। अब आप सोचिए, डॉक्टर मोहन भागवत को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई बात करनी होगी तो सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में आके भाषण में बोलेंगे? क्या उनके बीच आपस की बातचीत नहीं होती होगी? क्या यही लोग कहते हैं कि आरएसएस बहुत गोपनीय संगठन है, जो करता है वो सार्वजनिक रूप से बोलता नहीं है, बहुत तो अब आप इसका मतलब जो करना है उसको सार्वजनिक रूप से बोल रहा है, तो ये तो कम से कम आप अपनी बात मान लो कि जो सार्वजनिक रूप से बोल रहा है वो शायद उनको नहीं करना है, तो ये भी आप नहीं मानेंगे। तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। उसका कारण ये है कि राजनीति में इस समय बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस कहाँ आए, बस उठाओ और बस शुरू कर दो, और इतने जोर जोर से बोलो, इतने शोर बोलो, और देश के चारों कोनों से बोलो, गली गली से बोलो कि वो सच लोगों के पास सच आए ही नहीं आए, तब तक इतना झूठ और शोर मच गया रहे कि उसमें या तो वो सुनाई नहीं दे, सुनाई भी दे तब भी लोगों का संदेह रहे नहीं कुछ तो जरूर हुआ होगा, ऐसे तो बिना आग के तो धुआं नहीं उठती है। अब ठीक है, मोहन भागवत जी ने 75 वर्ष की बात बोली है, लेकिन किस संदर्भ में बोली है? नागपुर में एक वनामती सभागृह है, वहाँ डॉक्टर मोरोपंत पिंगले, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, और मोरोपंत पिंगले वरिष्ठ प्रचारक थे, वो उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, अलग अलग संगठनों में, विश्व हिंदू परिषद, इतिहास संकलन समिति, बहुत सारे संगठनों के वो प्रमुख भी रहे, उसमें उन्होंने प्रचारक के नाते काम किया। उन पर अंग्रेजी में एक पुस्तक का विमोचन था, पुस्तक का नाम था मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, माने हिंदू के पुनरुत्थान का शिल्पी थे मोरोपंत पिंगले। उसी का मोहन भागवत जी विमोचन कर रहे थे। उस विमोचन में उन्होंने मोरोपंत पिंगले जी के जीवन से जुड़े अनेक कथाएं सुनाई। मैं भी अपने जीवन में हर पार्टी के जितने नेताओं को, अलग अलग संगठनों को छात्र जीवन से सुनता रहा, उसमें मोरोपंत पिंगले जी भी थे। बहुत नज़दीक से भी उनको सुना है, थोड़ी दूरी से भी सुना है, और उनके भाषण में हंसी खूब होती थी, वो मैंने सुना है। देश के बहुत सारे नेताओं को मैंने, अब तो सब मृत्यु हो गई, राज नारायण जी को, चौधरी चरण सिंह तो हाल तक थे, उनको सुना है। अब तो ऐसे हर विचारधारा के नेता को, नंबूद्रिपाद जी आते थे बिहार में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़े नेता होते थे, वो सबको मैंने भाषण सुना है। विनोबा भावे का तो उस रूप में नहीं सुना है, लेकिन जयप्रकाश जी को सुना है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने सुना है सबको। तो मोरोपंत पिंगले जी को भी सुना है, आरएसएस के और भी बड़े बड़े लोगों को सुना है। तो वही एक उनके जीवन का एक प्रसंग सुना रहे थे कि वृंदावन में एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में हम सब लोग थे। तो उस बैठक में, उस समय जो बैठक हुई, तो उस समय मोरोपंत पिंगले जी 75 वर्ष के हो चुके थे आयु के। जब 75 वर्ष के हो गए तो होवे शेषाद्री, HV शेषाद्री, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह थे, तो उन्होंने कहा कि होवे शेषाद्री जी ने उनको एक शॉल लिया और कहा कि मोरोपंत पिंगले जी हो गए हैं, तो उनको 75 वर्ष के होने पर, 75 वर्ष के हो गए हैं, तो उन पर हम उनको एक शॉल दे रहे हैं, और शॉल पहना दिया और उनसे बोलने का आग्रह किया। तो खड़ा हुए, तो खड़ा होते थे तो प्रचारक जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के वह सब हंसने लगते थे। वो बोले कि मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं खड़ा होता हूँ तभी सबको हंसी आने लगती है, मैंने कुछ बोला भी नहीं फिर भी हंसने लगते हैं सब। तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी दिन मर जाऊंगा तो सोचेंगे नहीं नहीं जरूर इसको देखो, कहीं जो है
ये फिर से हंसाने के लिए तो नहीं करा, तो मुझे पत्थर मार मार के सब देखेंगे कि मरे कि नहीं मरे। और तो फिर उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पर आपने सम्मान किया, लेकिन इसका अर्थ मैं जानता हूँ। थोड़ा मजाकिया आदमी थे, व्यंग खूब करते थे, हंसी होती थी। 75 वर्ष की साल जब ओढ़ाई जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि आपकी आयु हो गई है, अब जरा बाजू हो जाओ, हमें करने दो। बाजू हो जाओ मतलब आप बगल हो जाओ, दूसरे को रास्ता दो, हमें करने दो। ये मोहन भागवत जी ने उनके बारे में सुनाया। मोरोपंत पिंगले जी की जीवनी के अनेक पाठ सुनाए, जिसमें ये भी पाठ है। इसका वीडियो भी मेरे सामने उपलब्ध है। मैंने स्वयं वो वीडियो सुना है और सुनने के बाद मैं बोल रहा हूँ। और मैं देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों, हमारे जो यूट्यूब चैनल वाले जो महावीर हैं, पत्रकारिता में अपने को महावीर और भारत का एजेंडा सेट करने का दावा करते थे, जो मिनिस्टर बनाने का दावा करते थे, उन सब लोगों ने जो कुछ कहा, मैं सबको चुनौती देता हूँ कि उसको, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रा साबित करके बताओ कि ये उन्होंने नहीं बोला है। क्योंकि मेरे पास सामने आपके नीचे दूसरे मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ा हुआ है जब मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो ये उन्होंने कहा। उसका फिर उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बोला वो किस लिए बोला, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, हमारे अंदर किसी ढंग से अहंग बोध नहीं होना चाहिए कि अगर बताया गया कि 75 ईयर तक इन्होंने इतने महान काम किए जिसके लिए हम संघ में सम्मानित करे हैं, लेकिन उससे लगाव न रहे। जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विषय होता कि किसी चीज़ से लगाव नहीं हो, समत्व बुद्धि, समभाव में सब चीज़ को देखा। सुख दुख, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, सबको, कष्ट सुख, सबको एक समभाव से देखा। इसी को श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में समत्व बुद्धि योग कहा है। तो वो जो समत्व बुद्धि योग की बात है कि समभाव में देखो, इससे हमारा किसी से लगाम, काम तो करते हैं लेकिन उस काम से हमारे अंदर वो प्रकार का मतलब अटैचमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अटैचमेंट नहीं हो, डिटैच रह के वर्क करना, उसी को गीता में कर्म योग कहा जा रहा है। तो मोहन भागवत जी उसका विस्तार से वही बोल रहे थे कि हमारे यहाँ यही भाव है। तो उस भाव से कि ये बड़े कार्यकर्ताओं का लक्षण था कि हमारे अंदर उसका लगाव नहीं हो, ये उन्होंने बोला है। अब आप देख लीजिए जरा, कांग्रेस का बयान देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, हर पार्टी का देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पर चल गया, बहस हो गई टीवी चैनलों पर, अखबारों में खबर आ गई कि भाई ये तो अब मोहन भागवत जी ने तय कर दिया। जैसे पिछली बार एक भाषण में उन्होंने कहा कि सेवक के अंदर सेवा करने का भी अहंग भाव नहीं हो। उसमें संस्कृत का श्लोक उन्होंने पढ़ा था और वो उस कार्यक्रम में जो दूसरे स्वामी जी थे, स्वामी जी ने पढ़ा था वो श्लोक। तो उनको उद्धृत करते हुए कहा कि स्वामी जी ने अभी कहा है, उसी भाव से स्वयं सेवक काम करते हैं कि हमारे अंदर सेवक तो हम हैं, लेकिन सेवक करने का भी हमारे अंदर ये अहंग भाव नहीं हो कि हम सेवा कर रहे हैं। उसको भी देखो 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 देखो, ये तो अपने को प्रधान सेवक कहता है, जरूर ये उनके लिए हुआ है। मोहन भागवत जी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अच्छा अगर मैंने बोला है तो सभी पार्टियों के लिए बोला होगा ना, एक के लिए तो नहीं बोलेंगे। अगर बोला है तो जिससे कोई उसका लेना देना नहीं होता है उसको उठा दिया जाता है। तो इसीलिए अब 75 वर्ष जो है ये जो चला कहाँ से है? क्या आपने, हमने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनसे कभी ऐसा सुना है कि भाजपा में 75 वर्ष की उम्र सीमा बना दी गई है? कभी सुना तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, क्या उसमें 75 वर्ष की आयु सीमा लिखी गई है? नहीं लिखी गई है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो एक भाव यह था कि जो वरिष्ठ लोग हैं धीरे धीरे उनको दूसरी भूमिका में आना चाहिए और मुख्य भूमिका के काम में, पार्टी के संचालन में, सरकार के संचालन में, बाकी गतिविधियों में उस नए उम्र के लोगों को उससे आना चाहिए, तभी नए नेतृत्व पैदा होगा। ये एक भाव था। तो उस समय जो मेरी समझ बने कि उस समय थोड़ा सा था, फिर क्या रखा जाए तो मोटा मोटी था कि चलो 75 वर्ष का ध्यान रखो, लेकिन ये कोई नियम नहीं था कि 75 वर्ष हो गए तो हम सबको रिटायर ही कर देना है। और बहुत सारे लोग स्वयं ही उसका ध्यान रखते हुए और अलग हो गए, लेकिन ये कोई नियम नहीं था, ना नियम है, ना कोई घोषित हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत पहले 2005 में, जहाँ तक मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय सर कारवा थे
कूपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन, कुशी सुदर्शन जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उस समय एनडीटीवी को, पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बोला ये बात कि भाई वरिष्ठ लोगों को, तो पत्रकार ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जो अभी वरिष्ठ नेतृत्व है उनको नए लोगों को रास्ता देना चाहिए? तो उनका यही तो मैं कहता हूँ कि अटल जी आडवाणी जी को अब मार्गदर्शक की भूमिका में आकर और नए पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहिए। लेकिन वो कोई अनिवार्यता नहीं थी, ये अटल जी आडवाणी जी को तय करना था उनका, देना चाहिए। दे नहीं दे भाषा, ये भाषा नहीं होती है संगठन में कि देना चाहिए, ये उन्होंने उस समय कहा था। ये 2005 की बात है और उस समय भाजपा में बहुत उथल पुथल थी, चूँकि सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा से अटल जी की सरकार में ज़बरदस्त समझौता किया था, जगह जगह विद्रोह थे, संघ परिवार के अंदर भी असंतोष था, तभी वो चुनाव 2004 में हारे थे। बहुत जनता उनके विरुद्ध नहीं थी, जहाँ तक मैंने उस चुनाव को देखा था। अपने ही संगठन परिवार में निराशा थी लोगों के अंदर कि ये तो जनरल सरकार हो गई और हमारी विचारधारा पर कुछ नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद अलग सड़क पर विरोध में उतर रही थी, विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरती थी, स्वदेशी जागरण मंच उतरता था, भारतीय मजदूर संघ उतरता था। भारतीय मजदूर संघ तो सरकार बने के मेरे ख्याल से चौथे पाँचवें महीने में सड़क पर थे यहाँ दिल्ली में। तो इस ढंग से अपने ही लोग आंदोलन कर रहे थे चारों तरफ, और लोगों ने निराश होकर के और वोटिंग में काम ही नहीं किया था। तो वो एक माहौल था, और जिस माहौल में बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा था कि बीजेपी अपने आइडियोलॉजी विचारधारा पर वापस आए। उस संदर्भ में बहुत सारे उस समय अभी जो मोहन भागवत जी जो इस समय सरसंघ चालक है, वो सरकारवाह की भूमिका में थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी और वाजपेयी जी और आडवाणी जी के घर पर सब गए थे। पूछा गया क्या, तो हमने कहा है कि भाई आप विचारधारा पर लौटें, अगर सही दिशा में चलेंगे तो धीमा चलेंगे तब भी पहुंचेंगे, सही दिशा में नहीं चलेंगे तो तेज चलेंगे तब भी गड़बड़ी होगी। तो वो एक उस समय के भाव में आया था। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था, संघ की भी सोच यही थी कि भारतीय जनता पार्टी में नए लीडरशिप पैदा तभी होगा जब धीरे धीरे जो सीनियर लोग हैं वो जगह जो है दें, लेकिन ये नहीं कि वो रिटायर हो जाए, वो काम करें। और भाजपा में मार्गदर्शक मंडल बना था, मार्गदर्शक मंडल में बहुत लोगों को डाला गया, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि सबके 75 वर्ष के कारण ही डाले गए। वरिष्ठ लोग हैं जिनको हमको चुनाव नहीं लड़ाना है। हालांकि उस समय असंतोष व्यक्त केवल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने किया था। उन्होंने इस सार्वजनिक रूप से आकर कहा था कि मेरे पास संगठन मंत्री रामलाल आए थे और उन्होंने कहा कि इस बार आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर है वो स्पष्ट है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया, कैसे नहीं दिया गया, इस पर बहस होनी चाहिए। उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं था कि 75 वर्ष के ही कारण सब कुछ हो गया। ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो अब आडवाणी जी तो वैसे भी उस समय भी मेरे ख्याल से 86 वर्ष के तो शायद हो ही गए थे, 85 या 86 वर्ष के। तो उनको तो 2014 का चुनाव जब लड़े थे तभी 75 क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वो चुनाव लड़े थे, वो थे। मार्गदर्शक मंडल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी का एक अंग बनाया। आप बीजेपी के वेबसाइट पर जाएंगे तो मार्गदर्शक मंडल उसमें लिखेगा। मार्गदर्शक मंडल को मीडिया ने और बाकी लोगों ने इतना मजाक बना दिया, और मार्गदर्शक मंडल में शामिल लोगों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। मैं आज भी कहता हूँ, अगर ये लोग समय समय पर बैठ के करते, कार्यालय में आकर बैठक करके उसमें कोई प्रस्ताव पारित करते, सरकार के बारे में कोई बयान देते, संगठन के बारे में बयान देते, सरकार संगठन को कुछ करने के लिए कहते, तो मार्गदर्शक मंडल एक प्रभावी इकाई हो सकता था। हर चीज़ के लिए लाठी और दबाव से ही नहीं होता है। जिस प्रकार के नेता उसमें थे उनकी बड़ी भूमिका थी, और इससे एक नई संस्कृति राजनीति में शुरू होती कि वरिष्ठ लोग रिटायर नहीं हुए, मार्गदर्शक के रूप में बैठे हैं, अपने विचार करते हैं किसी इशू पर, सरकार को सुझाव देते हैं क्या होना चाहिए, सरकार की गलती होती है तो बताते हैं कि ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए, पार्टी को बताते हैं, सुझाव देते हैं। तो उससे एक नई संस्कृति पैदा होती राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए भी अच्छा होता। लेकिन इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में
अपने को लोगों ने माना कि नहीं नहीं हमको तो हाशिए पर धकेल दिया है। जो भी भूमिका मिले एक संगठन के नाते विचारधारा में, मेरा मानता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के हों, संगठन में किसी भी भूमिका में आप काम कर सकते हैं और आपका प्रभाव हो सकता है। अगर आपके पास, वो भी अकेले नहीं थे ना, लोग अकेले हो जाते हैं। अगर 7, 8, 9 लोगों के धीरे धीरे उसमें टीम बन रही थी, 10 लोग 11 लोग एक साथ बैठते और किसी पर मीडिया वहाँ खड़ी होती, किसी विषय पर बयान देते तो उसका असर होता। अब सोचिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे, मुरली मनोहर जोशी बैठे, उसमें यशवंत सिन्हा बैठते, जो सीनियर लोग थे सारे लोग उसमें बैठते और किसी बात पर विचार करते, उस पर बयान देते, तो देश, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार या मीडिया उसको नेगलेक्ट कर सकता था? जरा सोचिए, जो मजाक उड़ाया जा रहा है। तो दिक्कत तो इन लोगों में थी कि या तो आपने मान रखा है कि जीवन भर हमको टिकट मिलना चाहिए, हम जैसे चाहते हैं वैसे हो। अच्छा, अगर संघ की सहमति नहीं होती तो मार्गदर्शक मंडल नहीं बनता। तो ये तो बात थी कि संघ की सहमति थी उसमें कि मार्गदर्शक मंडल होना चाहिए भविष्य की दृष्टि से, जिसमें सारे वरिष्ठ लोग रहें और इसकी संख्या बढ़ती जाए, नए लोग उधर आते जाएं। मार्गदर्शक मंडल में होने का ये भी मतलब नहीं था कि भविष्य में कोई सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है, इसमें कोई सक्षम है तो उसको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मार्गदर्शक मंडल के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई ही नहीं। एक बार एक बैठक किया, एक बयान दिया पार्टी के बारे में, तो बहुत ही अच्छा उत्तर आया। उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जो उनका सुझाव आया है उसका हम पालन करेंगे। ये था उत्तर, और ऐसे ही उत्तर आगे भी आता, लेकिन बाद में इन लोगों ने बैठकें करनी बंद कर दी। बैठक करते, आपको असंतोष था, असंतोष प्रकट करते, आप संघ के पास भी जा सकते थे, संघ से भी बात करते, संघ में भी कि हमको ये करना चाहिए, दूसरे संगठनों के पास जा सकते थे। आपके पास समय था कि चुनावी राजनीति से बाहर आकर के संगठन के लिए, देश के लिए, विचारधारा के लिए भूमिका निभाने का। वो वरिष्ठ लोगों ने नहीं निर्वहन किया। मैं बिल्कुल उस समय से भी यही था कि मैं इसी मत का था कि मार्गदर्शक मंडल को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन अब वो उसको मजाक में उसी ढंग से हर चीज़ को, जिसको नहीं समझते हैं, चूँकि दूसरी पार्टी में एक कल्चर नहीं था। शुरू में तो मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई ना भाई, हुई, कुछ बयान आए, उसका संज्ञान लिया गया। ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं था कि मार्गदर्शक मंडल की शुरू में बैठक, बाद में लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि सरकार कुछ ऐसे काम कर रही थी जो इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई अब हिंदुत्व पर इतना प्रखर होकर इन्होंने खुद अपनी सरकार में, आडवाणी जी ने और सबने काम नहीं किया था, इधर काम हो रहा था, तो उस पर क्या बोलते, जरा सोचिए ना। तो इसीलिए, लेकिन इस समय इसलिए जो कुछ भी इस समय बनाया गया है वो जानबूझ करके एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में, संगठन परिवार के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, ताकि लोग ये मान लें कि भाई मोहन भागवत जी ने तो कह दिया। अब मोहन भागवत जी ने कह दिया तो उनको लगता होगा कि आरएसएस और उसमें संगठन परिवार के लिए तो ब्रह्म वाक्य है, वही होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो इनके गुस्से में, इनके में विद्रोह हो सकता है, कुछ लोग वोट नहीं दे सकते हैं, कुछ आलोचना कर सकते हैं, कुछ बयान दे सकते हैं, और फिर हमको ये लाभ होगा। इसलिए उन्होंने ये बोला है, क्योंकि कुछ नेताओं ने निश्चित रूप से उस भाषण को मंगा के सुना हो। अगर नहीं सुने हैं तो जरा सोचिए कि हमारी राजनीति कितना गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायित्वपूर्ण हो गई है कि किसी के पूरे भाषण को सुने बगैर अगर ये बोल रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ कितने गैर जिम्मेवार है कि आप सूरज को चांद साबित कर दें, आप दिन को रात कह दीजिए, रात नहीं तो दिन है, रात है ही नहीं। कोई कह रहा हो कि भैया रात है, आप दिन कह दीजिए, जो है ही नहीं कुछ, तो उसकी बात कर दें। तो ये है, अगर देख के कर रहे हैं तो फिर तो एक अनैतिक राजनीति तो है ही है। लेकिन आजकल अनैतिकता की बात आपके समझ में नहीं आती है, तो कम से कम ये तो मानिए कि ये जानबूझ करके संगठन परिवार के अंदर, जो संघ का विचार परिवार है, बीजेपी भी, उसके अंदर ही एक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक विद्रोह पैदा करो, एक असंतोष पैदा करो कि ये पद लोलूप हैं, पद से चिपके हुए हैं, जबकि इस भाषण का कहीं भी उससे लेना देना नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसके बावजूद ये हो रहा है। इसलिए आजकल सचेत रहने की भी ज़रूरत है, कौन किस भाषा को, किस भाषण को, किस वक्तव्य को कैसे उड़ा के कैसे हमारे आपके अंदर गलतफहमी पैदा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।